सीरिया और सऊदी अरब पर बात करें उससे पहले आइए डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर एक नजर। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा सीरिया की और सीरिया के सिलसिले में जो रियाद सऊदी अरब में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उस पर मैं चर्चा करूंगा और एक खास रिपोर्ट, मुकम्मल रिपोर्ट आपके खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर ये जो रियाद में दो सेगमेंट में जो कॉन्फ्रेंस की गई है, एक सेगमेंट जिसमें सिर्फ अरब के ममालिक शामिल थे और दूसरा सेगमेंट कि जिसमें यूरोपीय ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल था, वो कॉन्फ्रेंस थी। तो आखिर इसका मकसद क्या था, इसमें क्या बातचीत हुई, क्यों ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। हालांकि इसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसमें जो खास बात है और जिसकी वजह से कई तरह की बातें की जा रही, वो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें यूरोपीय ममालिक हैं। इसमें आप देखेंगे तो तमाम अरब के ममालिक है, यहां तक कि इराक भी शामिल है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में रूस को और ईरान को दूर रखा गया है और यही वजह है कि चर्चा की जा रही कि दरअसल सऊदी और ईरान में दोस्ती तो है, लेकिन सऊदी कभी ये नहीं चाहेगा कि ईरान डोमिनेट करे, ईरान आगे बढ़े, ईरान लीडर बने। अब इसको हवा कौन दे रहा है इस तरह की? फिर एक बार शिया सुन्नी, क्योंकि ईरान शिया मुल्क है, सऊदी अरब सुन्नी मुल्क है, तो क्या इसमें यूरोपीय ममालिक कहां थे, यूरोपीय मीडिया कहां थे? लेकिन क्या इस बहस से फर्क पड़ेगा? लेकिन सवाल तो है कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में ईरान को दूर क्यों रखा गया। पहले सुन लेते हैं कि आखिर पूरी रिपोर्ट क्या है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सऊदी अरब ने सीरिया के लिए इतना बड़ा सम्मेलन क्यों किया? बड़ा सवाल। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अरब जगत में सीरिया को लेकर गतिविधियां हुई तेज। आखिर मामला क्या है? असद शासन में ईरान और रूस का बेहद करीबी रहा सीरिया अब सऊदी अरब और पश्चिमी जगत के नजदीक जाता दिख रहा है और इसकी बड़ी वजह है सऊदी अरब की एक कोशिश। सऊदी अरब ने राजधानी रियाद में रविवार को एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया, इनेकाद किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इसमें जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक और तुर्की के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे भी इसमें शामिल हुए थे। बशर अल असद को कुर्सी से हटाने के बाद सीरिया को लेकर यह पहला बड़ा सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में बैठकें दो भागों में हुई। पहले भाग में अरब जगत के मुल्क शामिल हुए, वहीं दूसरे भाग में अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल हुए। रियाद में हुए सम्मेलन में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सीरिया को दोबारा खड़ा करने और उसके विकास में ये प्रतिबंध रुकावट आड़े आएंगे। प्रिंस फैसल ने कहा, सीरिया पर लगाए गए एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के महत्व पर हमने जोर दिया है, क्योंकि इनके जारी रहने से सीरियाई लोगों के विकास और पुनर्निर्माण की आकांक्षाओं में बाधा खड़ी हो रही है। इस बैठक में सीरिया के नए विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी ने सीरिया के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व किया। प्रिंस फैसल ने कहा कि नए सीरियाई प्रशासन के उठाए गए सकारात्मक कदमों का सम्मेलन में शामिल देशों ने स्वागत किया है। इसमें संयुक्त वार्ता और आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता
अपनाना भी शामिल है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बैठक का मकसद नए नेतृत्व यानी क़यादत को एक तरह से समर्थन और सलाह प्रदान करना था, जिससे उनकी स्वतंत्रता का सम्मान हो और यह भी ध्यान में रखा जाए कि देश का भविष्य सीरियाई लोगों के लिए है। उन्होंने कहा, सीरियाई राष्ट्र के क्षेत्र में मानवीय और आर्थिक मदद जारी रखने, स्थिरता हासिल करने, पुनर्निर्माण और सीरियाई शरणार्थियों की वापसी के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए महत्व पर हमने जोर दिया है। प्रिंस फैसल ने यह भी कहा कि सऊदी किंगडम सीरिया और उसकी जनता के साथ खड़ी है और सहयोग जारी रखना चाहता है। प्रिंस फैसल ने यह भी कहा कि सऊदी किंगडम सीरिया और उसकी जनता के साथ खड़ा है और सहयोग भी जारी रखना चाहता है। इस सम्मेलन में शामिल हुए पश्चिमी देशों और उसके संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने 2011 में सीरिया पर बड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब यूरोपीय संघ और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों का सकारात्मक रुख दिखाया है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की कमिश्नर काया काल्लास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रतिबंधों में ढील के मुद्दे पर वो 27 जनवरी को होने वाले यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ आगे कदम उठाने के लिए तैयार है अगर प्रगति सकारात्मक होती है, वरना इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे एक तरह से धमकी दी गई है। काया कल्लास ने कहा कि यूरोपीय संघ 3 चीजों को नजर में रखे हुए, पहला है सरकार में विभिन्न समूहों की भागीदारी, कट्टरपंथ पर लगाम और प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालीना बेयरबॉक ने कहा कि गृह युद्ध के दौरान गंभीर अपराध करने वाले असद के सहयोगियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया की आंतरिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सभी पड़ोसी राष्ट्रों को सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही जर्मनी ने घोषणा की है कि वो 5.13 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता सीरिया को देगा। इसके अलावा जर्मनी ने यह भी कहा है कि वो सीरिया और उसके लोगों के साथ खड़ा रहेगा। बशर उल असद के शासन तक सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे थे। असद शासन जहां ईरान और रूस के नजदीक था, वहीं सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के अधिक नजदीक है। दूसरी जानिब सीरिया सुन्नी मुस्लिम बहुल मुल्क है, जिसका शासन हाल तक बशर उल असद के हाथों में था, जो कि अलावाइट समुदाय से आते हैं। यह समुदाय शिया इस्लाम को मानता है और सीरिया में सबसे पिछड़ा समुदाय था। बशर उल असद को सत्ता से उखाड़ने वाला संगठन हयातुत तहरीर अश-शाम एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है और उसके नेता अहमद अल-शरा हैं। सऊदी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी AFP से सीरिया को लेकर हुए सम्मेलन पर कहा कि यह असद शासन के खात्मे के बाद बीते महीने जॉर्डन के अकाबा में हुई बैठक का ही विस्तार है। सऊदी अरब और दूसरी खाड़ी मुल्कों के सीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते तब और खराब हो गए थे जब उन्होंने फरवरी 2012 में अपने दूतावासों को प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से कुचलने के विरोध में बंद कर दिया था। मार्च 2023 में रियाद में दोनों देशों के बीच में काउंसलर सेवाओं को लेकर बातचीत बहाल की थी। इसके बाद सऊदी अरब की कोशिशों के बीच ही अरब लीग में सीरिया की वापसी हुई थी और बीते साल मई में जद्दा में हुए सम्मेलन में बशर उल असद ने भाग भी लिया था। इस महीने सऊदी अरब ने जमीन और हवा से सीरिया में खाद्य और मेडिकल सहायता भेजी है और दमिश्क में सत्ता हस्तांतरण के चरण में वो उसकी मदद कर रहा है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट की एना जैकब कहती हैं कि यह सम्मेलन संदेश देता है कि सऊदी अरब सीरिया को वापस खड़ा करने में क्षेत्रीय कोशिशों में सहयोग की दिशा में खुद को आगे रखना चाहता है।
बीबीसी फारसी से बात करते हुए रक्षा विशेषज्ञ अब्दुल रज़ाक ने कहा कि सम्मेलन यह दिखाता है कि इस क्षेत्र के खिलाड़ी चीजों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब और तुर्की जैसी इस क्षेत्र की सरकारें सीरिया के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास को चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सीरिया के पुनर्विकास और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को दोबारा खोलने के लिए नहीं है। मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अपने बयान में लोकतंत्र या चुनाव को लेकर नहीं बल्कि स्थिरता और सुरक्षा पर बात की है। सऊदी अरब और तुर्की जैसे राष्ट्र स्थिरता, विकास और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यूरोप जैसी दूसरी ताकतें इस चीज को लेकर चिंतित हैं। जर्मनी जैसे राष्ट्र ने महिलाओं की भागीदारी और चुनाव की बात की है। इस सम्मेलन में ईरान और रूस को नहीं बुलाया गया था। क्या इसकी वजह से कोई संकट पैदा हो सकता है? इस सवाल पर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसके जरिए सऊदी अरब ने ईरान को एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हालिया सालों में सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क ईरान के नजदीक गए हैं, लेकिन आमतौर पर सऊदी अरब का नजरिया यह है कि वो ईरान से आगे रहना चाहता है। वो हमेशा मानता है कि ईरान की कार्रवाई से निपटने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान और सीरिया के साथ रिश्तों को ठीक किया था। असद शासन के जाने के बाद उसने नई सीरिया सरकार के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो सीरिया में अरबों डॉलर निवेश करने को तैयार है। वो ईरान को संदेश दे रहा है कि अब आप सीरिया में अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसी की तरह रूस को भी एक संदेश गया है कि वो सीरिया में नाकाम रहा है और अब वो वापसी भी कभी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर सीरिया भी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को समान करने में लगा हुआ है। सीरिया के नेता अहमद अल शरा भी चर्चाओं में उन्होंने रविवार को लेबनान के नए चुने गए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को फोन करके बधाई दी है। ये फोन कॉल उस समय की गई जब लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती सीरिया की राजधानी के दौरे पर थे। नजीब मिकाती ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बहाल करने की दिशा में दमिश्क का दौरा किया है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद से लेबनानी सरकार के किसी प्रमुख का ये पहला दौरा था। चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह का असद शासन समर्थन करता था, जिसकी वजह से पिछली लेबनानी सरकारें सीरिया का दौरा करने से बचती रही हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अहमद अल शरा ने कहा कि बैठक में प्रवासन और स्मगलिंग जैसे मुद्दों को लेकर बात हुई है। सीरिया की समाचार एजेंसी ने अल शरा के हवाले से कहा है कि अगर उनका बस चले तो वो लेबनान से लगी सीमा को पूरी तरह खोल दें। लेकिन इसके साथ साथ ये खबर भी अब चलने लगी है कि बहुत जल्द बशर अल असद सीरिया वापस लौट आएंगे, क्योंकि वहां रेजिडेंस फोर्सेस जो हैं वो एक बार फिर उठ खड़ी हुई हैं और वो जो मौजूदा सरकार है उस पर ताकत के साथ अपना गलबा दिखा रही हैं। बहरहाल क्या होगा ये तो मुस्तकबिल बताएगा। तो बहरहाल ये हमारी रिपोर्ट है और इसमें हमने आपको तमाम जो इत्तलात थी, जानकारियां थी वो फराहम कराई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीरिया की सूरत हाल क्या होती है, वहां किस तरह से हुकूमत चलाई जाती है। और जो ये खबर गर्म है कि बशर अल असद जो कि सीरिया के साबिक प्रेसिडेंट हैं, क्या वो वापस आएंगे, वापस आकर के क्या वो फिर एक बार इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे, क्या होता है हम देखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।